हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों में से काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी कि जो दिल्ली में जो एग्ज़ाम होना है DSSB, जो कि एग्ज़ाम कोड है या विज्ञापन संख्या है 40/22। 40 ये एग्ज़ाम कोड है, सब्जेक्ट कोड, और 22 का ये मतलब है कि ये वैकेंसी या रिक्रूटमेंट आई हुई थी 2022 में। तो इसके बारे में आप जानकारी जानना चाहते थे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि होम साइंस सब्जेक्ट हम लोग यूपी में इसे होम साइंस कहते हैं। यही सब्जेक्ट दिल्ली में डोमेस्टिक साइंस के नाम से जाना जाता है। आप भी जानते हो कि जब आप लोगों ने होम साइंस का इतिहास पढ़ा होगा एक्सटेंशन एजुकेशन में, तो आपको भी होम साइंस के गृह विज्ञान के कई नाम आपको पता चले होंगे। ठीक है, आज के समय में जो होम साइंस सब्जेक्ट है इसको ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस के नाम से भी जाना जाता है। जरूर ये याद रखिएगा। इसका जो न्यू नेम है बोल दिए, या मॉडर्न नेम है, या करंट नेम है होम साइंस का, ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस। चलिए शुरू करते हैं। तो जो DSSB जो एग्ज़ाम होना है दिल्ली में, उसमें जो एग्ज़ाम का जो पेपर आएगा उसमें भाषा कौन सी होगी, तो ये याद रखिएगा। जो लैंग्वेज होगी वो बोथ होगी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों। आपको जिस सब्जेक्ट में जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल लगे आप उसमें आप एग्ज़ाम क्वेश्चन रीड कर करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे है टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। तो दोनों जो भी ये DSSB एग्ज़ाम होगा इसे हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इसमें टोटल आपके होंगे 200 क्वेश्चन, जिसमें होगा एक पार्ट ए जिसमें होंगे 100 क्वेश्चन, पार्ट बी जिसमें होंगे 100 क्वेश्चन। तो ये दोनों मिला करके होंगे टोटल 200 क्वेश्चन। आगे देखिएगा टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और 0.25 की होगी। ठीक है, आगे है मिनिमम मार्क्स। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है उन्हें मिनिमम 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है फाइट करने के लिए। लेकिन 40% मार्क्स लाने से ही आप कंपटीशन में नहीं आ जाएंगे, आपके जॉब लगना कंपल्सन में नहीं आ जाएगा। आपको मैक्सिमम जो है रीच करना है मार्क्स, लेकिन फिर भी मिनिमम आपको होने चाहिए 40% जनरल के लिए। और जो अदर स्टेट से अगर दिल्ली में कोई भी फाइट करेगा तो उसको किसी भी, अगर वो आता है कास्ट से, तो उसे जनरल में ही फाइट करनी पड़ेगी। मिनिमम 40% लाने होंगे, तभी उसकी आगे की कॉपी चेक हो पाएगी। उसके बाद एग्ज़ाम डे। ये एग्ज़ाम कितने दिनों में ख़त्म होगा? ओनली 1 डे, एक दिन में ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। एक ही दिन का ये पेपर होगा। एग्ज़ाम का मोड क्या होगा? ऑनलाइन होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑफलाइन ये नहीं होगा, कंप्यूटर पे ही ये एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। DSSB एग्ज़ाम में टोटल एक पेपर होना है, 1 ईयर एग्ज़ाम होना है, जिसमें 2 पार्ट होंगे। एक होगा पार्ट ए, दूसरा होगा पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा वो जनरल क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो कि हर कोई भी अगर PRT कोई देना चाहे, कोई TGT या PGT कोई भी सब्जेक्ट में देना चाहे, उसके लिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये कॉमन होंगे। लेकिन उसके अलावा पार्ट बी, इसमें आपका जो TGT के लिए है, ये स्पेशली बात हो रही है होम साइंस TGT की, तो इस पर जो स्पेशली ये है कि इसमें हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको 40% लाना ज़रूरी है, कंपल्सन है। अगर आपका पार्ट ए में 40% नहीं आता है तब तक आप पार्ट बी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। मतलब ये है कि इसमें और इसमें दोनों में 40% मार्क्स मिनिमम लाना ज़रूरी है क्वालिफाई माना जाने के लिए। आगे है GK एंड GS आएगा। पार्ट ए का आप जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिलेबस है, वो देख लीजिए। पार्ट ए के लिए है GK एंड GS, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर आएगा, अनसीन पैसेज आएंगे इसमें। वैसे ही आगे है हिंदी में भी यही है, व्याकरण आएगा और अनसीन पैसेज। तो ये है आपके 5 टॉपिक, 1 2 3 4 5। हर टॉपिक से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल मिला करके हो जाएगा 5 × 20 = 100 मार्क्स। तो ये हो गया आपका 100 मार्क्स का।
उसके बाद आप लोग देख लीजिए पार्ट बी। पार्ट बी के बारे में हमारा होम साइंस सब्जेक्ट है, तो इसको आगे हम लोग और डिटेल में भी पढ़ेंगे। पार्ट बी भी होगा आपका टोटल 100 मार्क्स का। इसमें भी आपको 40% लाने मिनिमम कंपलसरी है। 80 क्वेश्चन इसमें होंगे होम साइंस सब्जेक्ट के, 20 क्वेश्चन भी ये होम साइंस सब्जेक्ट के ही होंगे। लेकिन इसमें हमारा जो होम साइंस का जो आप जानते होंगे, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, टेक्सटाइल पढ़ते हैं, तो इन सब टॉपिक से होगा। जो ये 20 क्वेश्चन होंगे ये सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा पेडागॉजी होगा, ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा, पेडागॉजी होगा। आगे देखिएगा कि अगर आपको इनकी तैयारी करनी है तो आपको कहाँ तक के लेवल की तैयारी करनी होगी, तो अप टू 10th क्लास। वैसे भी हमारे स्टूडेंट काफ़ी होनहार हैं, उन्होंने तो अपनी पीजी तक की तैयारी कर रखी है, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी देखते हुए चले तो आपको अप टू 10th क्लास तैयारी ज़रूर करके चलनी है। आपको अगर तैयारी करनी हो अपने सब्जेक्ट की तो आप किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो एनसीईआरटी प्लस एनआईओएस बेस्ड बुक्स। आपको एनसीईआरटी और एनआईओएस बेस्ड किताबों की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि आप जानते होंगे एट द एंड जो आयोग है, वो चाहे यूपी में हो या कहीं भी हो, वो एनसीईआरटी को ही प्रायोरिटी देता है। ओके, आगे है देखिए होम साइंस का जो सिलेबस है, या कहा जाए DSSB में कोई भी सिलेबस डिस्क्राइब्ड नहीं है कि आपको ये किस में से आएगा या इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, ये हमारा सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होम साइंस को हमें इसमें इसलिए ये सिलेबस नहीं बांटा है DSSB ने, क्योंकि हमें मैक्सिमम जितना हो सके हमें अपना नॉलेज इसमें प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो फिर भी हम लोग देख के चलते हैं जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं उस बेस पे अगर कहा जाए तो न्यूट्रिशन से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा। फैब्रिक एंड टेक्सटाइल से है, होम मैनेजमेंट से है, एक्सटेंशन एजुकेशन से है, साइकोलॉजी से है, फिजियोलॉजी से है, एनवायरनमेंट प्लस हेल्थ साइंस, हमारे वातावरण से, पर्यावरण से और हेल्थ साइंस से भी क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा हम लोग होम साइंस में भी एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, या आपको किस टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए न्यूट्रिशन आप जानते होंगे, पोषण विज्ञान, ये होम साइंस का काफ़ी ब्रॉड एक चैप्टर है, एक यूनिट है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या कहा जाए प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, तो है पोषण, प्रोटीन, कुपोषण। अब प्रोटीन का ये मतलब है कि आप समझ लीजिए, क्योंकि ये पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, तो इसके साथ आप मान के चलिएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। कुपोषण या कुपोषण से होने वाली बीमारियां, रासायनिक सूत्र कहा जाए तो जैसे अजीनोमोटो का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें ज़रूर याद रखने हैं। उसके अलावा है कैलोरी, BMR, भोज्य पदार्थ संरक्षण, आप भी जानते होंगे कि निर्जलीकरण करके या किसी केमिकल का प्रयोग करके हम भोज्य पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं, तो यही हो गया भोज्य पदार्थ संरक्षण। आहार नियोजन, कि हर आयु में हमें किस तरीके के आहार का प्रयोग करना चाहिए, किस अवस्था में कैसा भोजन देना चाहिए, किस बीमारी में कैसा भोजन देना चाहिए, यही सब। उसके अलावा है मोटापा, अल्प भार, आप भी जानते होंगे कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है, तो यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है डिटेल में। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल। तो फैब्रिक और टेक्सटाइल में अगर देखा जाए तो हमें रेशा पढ़ना है। रेशा के अंतर्गत जैसे कि कपास, रेयॉन, लिनन या नायलॉन, इस तरीके के जितने रेशे हैं उनका क्लासिफिकेशन हमें अच्छे से पढ़ना होगा। परंपरागत वस्त्र हमें पढ़ना है, आप भी जानते होंगे पटोला कहाँ का वस्त्र है, या फुलकारी कहाँ का वस्त्र है, या फिर कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे ही हैं कपड़े हम लोग, जो अचकन वगैरह कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, या ऐसे ढाका का मलमल क्यों प्रसिद्ध है, यही सब चीज़ें, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे इनसे। फैशन चक्र आपने पढ़ा होगा कि बेल शेप आकार में फैशन चक्र को प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है वस्त्रों का चयन। वस्त्रों का चयन से ही मतलब है कि किस आयु के, किस मतलब कहा जाए कि किस कारण हम
किन वस्त्रों का चयन कर रहे हैं, ओकेज़न क्या है, किस अवसर पे हम कपड़ों का चयन कर रहे हैं, इन सबको ध्यान देते हुए हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मी में हमें कॉटन कपड़े प्रयोग करने चाहिए हल्के रंग के, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए चटक रंग, अगर कोई वृद्ध हैं तो उनके लिए ग्रे कलर या क्रीम कलर के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। यही सब। कोई मोटी स्त्री है, किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसे हमें छोटा दिखाना है तो कैसे हम कपड़ों का चयन करेंगे, यही सब चीज़ें वस्त्रों के चयन में आएंगी। वस्त्र संरक्षण है ये कि हमें वस्त्र खराब ना हो, उनकी धुलाई कैसे करनी चाहिए। हम जैसे सिल्क के कपड़ों की धुलाई करते वैसे ऊनी कपड़ों की नहीं करते, वैसे ही हम कॉटन की नहीं करते, क्योंकि कुछ रेशे ऐसे हैं जो कि पानी पड़ने पर काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, जैसे कपास और लिनन। कुछ रेशे या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो पानी पड़ने पे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे कि ऊन और रेयान। तो इन सब कपड़ों को हमें अलग अलग तरीके से धुलना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी। वस्त्र सिद्धांत आप भी जानते होंगे, जैसे कि वस्त्र सिद्धांत कितने दिए गए हैं, 4 हैं। मोडेस्टी, इमोडेस्टी, सिक्योरिटी और 4th आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद है लेबल। जैसे आप जानते होंगे कि वस्त्रों पे लेबल टैग लगे ही होते हैं, जैसे कि किसी भी कपड़े पे अगर इस तरीके का टैग लगा है तो इसका क्या मीनिंग होता है। यदि किसी कपड़े पर इस तरीके का टैग चिन्ह बना हुआ है तो इसका क्या मीनिंग होता है। यदि किसी कपड़े पर इस तरीके का बना हुआ है चिन्ह तो इसका क्या मीनिंग होता है। यही सब चीज़ें हमें लेबल के अंतर्गत पढ़नी होती है। आगे देखिएगा, होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट में हमें पढ़ना है गृह व्यवस्था, चरण, जैसे आप जानते होंगे आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी होती है चरण में। गृह व्यवस्था में पढ़ना है, फिर निर्णय प्रक्रिया पढ़ना है। हृदय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, किसने कहा है कि गृह व्यवस्था का निर्णय हृदय होता है, या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है कहाँ पर, होम मैनेजमेंट में। कार्य सरलीकरण पढ़ना है कि इसमें कार्य सरलीकरण में मुंडल ने क्या योगदान दिया हुआ था, या कार्य सरलीकरण किस तरीके से हम करते, कितने प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है। उसके अलावा देखिएगा रंग योजना पढ़ना है हमें, जिस इसमें हमें पढ़ना है कि प्रत्यक्ष रंग योजना क्या होती है, एनालॉगस कौन सी होती है। यही सब चीज़ें हमें रंग योजना में पढ़ना है, क्योंकि हमें आवास अपना सजाना है। उसके बाद है गृह सज्जा। गृह सज्जा में आप लोग जानते हो कि पुष्प सज्जा भी आता है, किचन का निर्माण कैसे करना है, प्रकाश कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, गृह सज्जा में। आगे है एक्सटेंशन एजुकेशन। ये सारे जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, इन सब टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको नोट किया हुआ है। आगे है संचार। आईसीटी आप जानते होंगे, संचार जानते होंगे, टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, ये सब चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। पोषण क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें पढ़ना है। आप भी जानते हो CFTRI का क्या काम है, या फिर ICDS का क्या काम है, WHO का क्या काम है। ये सब चीज़ें हमें, जो ये संगठन है, इनके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। ट्राइसम के बारे में भी पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। रोजगार योजना भी हमें पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये हमारे आगे के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा साइकोलॉजी कहा जाए या चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाए, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहा जाए। मनोविज्ञान, जो बच्चों से संबंधित जितने भी मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, जैसे कि वृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। वृद्धि जैसे कहते हैं कि क्या वृद्धि और विकास में से क्या गुणात्मक है, क्या मात्रात्मक होता है, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वाला टॉपिक ये हर एग्ज़ाम के लिए है। उसके बाद विकासात्मक कार्य, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, आप भी जानते होंगे कि जो हमारा साइकोलॉजी हम जो पढ़ते हैं वो शैशवावस्था से लेकर के, या कहा जाए गर्भावस्था से लेकर के हम किशोरावस्था तक ही पढ़ते हैं। तो हमें इनके बारे में सारी डिटेल जाननी है कि हर अवस्था की विशेषता क्या होती है, हर उस विशेष अवस्था में हमें बच्चों को किस तरीके का आहार देना चाहिए, किस तरीके से पालन पोषण करना चाहिए। इनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शिशु पालन पोषण की विधियाँ, स्तनपान, इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। टीकाकरण, आप भी जानते हैं कि इम्यूनाइजेशन, बच्चों को वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्रियात्मक एवं संवेगात्मक, भाषा विकास, ये चीज़ें, बुद्धि विकास, ये सब चीज़ें हमें क्या करना होगा, काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे कि भाषा विकास आप जानते होंगे कि कूइंग क्या होता है, बैबलिंग क्या होता है, तो ये किस अवस्था में, किस उम्र में, कितने महीने में बच्चे कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, लास्ट है हमारा एनवायरनमेंट, हेल्थ, साइंस। स्वास्थ्य से संबंधित जो कॉमन चीज़ें हैं कि जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जल से कौन सी बीमारियां हो रही हैं, वायु से कौन सी बीमारियां हो रही हैं, हम
किस तरीके से अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट और हेल्थ साइंस में। पर्यावरण एवं सामाजिक कार्यकर्ता पढ़ना है हमें, प्रदूषण पढ़ना है, प्रदूषण से संबंधित कुछ अधिनियम भी पढ़ने होंगे हमें। उसके बाद है जल एवं पृथ्वी, जैसे कि दिवस हमें कुछ कुछ पढ़ने होंगे, जैसे कि है जल दिवस, पृथ्वी दिवस, वृक्ष दिवस, या फिर कहा जाए वानिकी दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्थ साइंस के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने खुद ही देखा, एनालिसिस किया हुआ है कि ये सारे जो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो DSSB में स्पेशली जो भी एग्ज़ाम अब तक में हो चुके हैं उनमें इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें इन टॉपिक का तो आप ले सकते हैं। अगर DSSB से संबंधित आपकी और भी कोई समस्या होगी, कोई आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई भी और जानकारी आप जानना चाहते हैं या कोई भी समस्या हो या कुछ आप और नया जानना चाहते हैं तो वो आप, या किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप उसे कमेंट में आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।